मैं फिजिक्स के लेक्चर्स हमेशा इस सवाल से शुरू करती हूँ, हाउ इज द चार्ज। क्योंकि 12वीं में आप चार्ज शुरू करते हो, चार्ज को जानना शुरू करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, एप्लीकेशंस पढ़ते हो और पता ही नहीं चलता कि 12वीं खत्म हो जाती है। चार्ज सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, आपके अंदर भी होना चाहिए, भरे रहना चाहिए और हमेशा चार्ज्ड अप रहना चाहिए, है ना। तो अपनी बैटरी डिस्चार्ज होने मत देना। अभी जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी थी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किस तरीके की क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, ये छोटी छोटी बातें हमने समझ ली थी। अब इन बातों को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज का जो फिजिक्स का लेक्चर आपका होने वाला है, आज का फिजिक्स का लेक्चर मेजरली इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट्स, थोड़े और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हम जानेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम करेंगे। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दो चीजें अभी जो है हमें इस लेक्चर में कवर करनी है। स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही। याद करो, पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो आइसोलेटेड चार्जेस होते हैं, मतलब उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज ना हो। ठीक है, तो आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी वो कैसी बनाई जाएंगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक। मतलब इस चार्ज से मैं शुरू करूं और सेम रेडियस का ये जो गोला बना दिया, ये गोला एक स्फेयर है ना। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस गोले के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम मिलने वाली है। अब यहाँ पे ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है और ये है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। थोड़ी सी लाइन आपको जिगजैग दिख रही है क्योंकि ये स्क्रीन जो है, मे बी ये पिक्चर जो है थोड़ी सी फट रही है, बट ये स्ट्रेट लाइंस है। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट, इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। ये क्या है, सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस है। तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फील्ड की डायरेक्शन देखो। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन किस तरीके से अज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टार्ट्स एट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट में एक बहुत बारीक सा छोटा सा डिफरेंस तो ये है, सबसे पहले तो, कि ये स्टार्ट और टर्मिनेट हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट और टर्मिनेट हो रही है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट और टर्मिनेट नहीं होती, वो क्लोज्ड लूप्स बनाती है। ये क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। ठीक है, आप देख सकते हो कि वो रीजन जो चार्ज के क्लोज है, जो चार्ज के क्लोज है, वहां पे फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड है, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज के पास ज्यादा होगी, और दूर जाने पर यहाँ पे फील्ड लाइन कम क्राउडेड है, तो दूर जाने पर फील्ड स्ट्रेंथ रेड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता है कि दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फील्ड लाइन जो कन्वेंशनली हमने एक हाइपोथेसिस मानकर इसको समझाने के लिए बनाया गया है, वो इस तरीके से कि अगर किसी फील्ड लाइन पे आप किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो वो आपको बताएगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज को इस दिशा में जाना है। ठीक है, अब अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को जाने के रास्ते दो हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल, सो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, है ना। ये मोटा मोटी कुछ बेसिक हमने पॉइंट्स समझे थे। स्फेरिकली सिमेट्रिक है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ चार्ज पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो चार्जेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर ये आइसोलेटेड नहीं है, ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम बना रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड Q है तो इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, बस नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को अपन बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब देखो बेटा, यहाँ पे फील्ड लाइन का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो आप कैसे समझ सकते हो, इसको समझना जरा। मान लो ये जो है अपनी, ये x डैश है, यहां से मैं ये y डैश बना देती हूँ। ठीक है, अब कायदे से अगर ये चार्ज आइसोलेटेड होता तो ये जो लाइन जा रही है ये ऐसे सीधे चले जाती, है ना, सीधे जाती। सिमिलरली ये जो लाइन यहां से जा रही है इसको भी ऐसे सीधे आना था। ठीक है, ये देखो ऐसे सीधे, अब ये इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं इस पॉइंट पे, और यहां से फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी है और यहां से ऐसी है, तो क्या होगा, ये मुड़ जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो
आप ये कह सकते हो कि ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रही है, इस वर्टिकल एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन है वो मर्ज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। उसके अलावा जैसे जैसे आप इन चार्जेस को पास लाना शुरू करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इनका नेचर क्या है? इनका रेगुलर नेचर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप इनको दूर ले जाने की कोशिश करोगे, ठीक है, दूर ले जाने की कोशिश करोगे, तो ये जो फील्ड लाइन है चपटी होती जाएंगी। अगर आप इसे गौर से देखो तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ी है एक बार मैग्नेट की वजह से, ये कुछ वैसी सी दिखती है। फर्क क्या है? यहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रही है सरफेस से और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रही है सरफेस पे। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती तो ये अंदर घुसकर क्लोज लूप बनाती। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो आपको दिख रही है, ये जो फील्ड लाइन एक्स डैश के अलोंग है, तो इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां से कहां को है बेटा? इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां से कहां को है? देखो फिर से, क्या हम इस फील्ड लाइन के लिए ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से अवे। अब अगर यहाँ से इतने रीजन की बात करी जाए तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन बननी चाहिए, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसी बननी चाहिए, करेक्ट, और पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसी बननी चाहिए। ये पॉइंट जो है बीच का सेंटर का पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंट है पॉजिटिव चार्ज से भी और नेगेटिव चार्ज से भी, इक्वी डिस्टेंट है। तो यानी कि इसकी वजह से जो फील्ड यहाँ बन रही है और इसकी वजह से जो फील्ड यहाँ बन रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और ऑल्सो डायरेक्शन सेम आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल फील्ड स्ट्रेंथ अगर इसकी वजह से E और इसकी वजह से E है तो 2E बनेगी। क्या बनेगी? 2E। आगे जाकर आप पढ़ोगे कि डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे, ये जो y डैश है ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, तो डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे और एक्सियल लाइन पे, ये जो x डैश है ये एक्सियल लाइन है, ये क्या है? एक्सियल लाइन, और ये क्या है? इक्वेटोरियल एक्सिस। तो आगे जाके आप पढ़ोगे कि फील्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल एक्सिस पे और एक्सियल लाइन पे क्या होती है, इसकी डेरिवेशन आप देखोगे। ठीक है, तो कई बार खास तौर पे अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो अगर आप पिछले 10 साल के पेपर निकाल के देखोगे तो ये जो स्केचिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर या फॉर अ डाइपोल, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको एक बार देख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, स्केच कैसे किया जाएगा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं अपन। अब यहाँ पे अगेन दो चार्जेस हैं ए और बी, लेकिन हमें नहीं पता कि इन दोनों चार्जेस में से दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। फिलहाल अपन को नहीं पता कौन सा चार्ज बड़े मैग्नीट्यूड का होगा और कौन सा चार्ज छोटे मैग्नीट्यूड का होगा, ये भी नहीं पता। लेकिन ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये फिगर ज्यादातर सीबीएसई में नहीं, लेकिन नीट के लिए, नीट के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस फिगर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अब उसको समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर आप फील्ड लाइन को देखो, फील्ड लाइन को देखते ही एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे ये देखो, ये चार्ज से शुरू हो रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि चार्ज के सरफेस से ये शुरू हो रही है, और यहाँ पे चार्ज के सरफेस पे ये टर्मिनेट हो रही है तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब अगर इतनी बात क्लियर होगी, क्या ये डाइपोल है? डाइपोल होता तो फिर फील्ड लाइन ऐसी बनती, ऐसी तो नहीं बन रही। अब अगर फील्ड लाइन ऐसी नहीं बन रही है ना, और ये डाइपोल है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर नहीं है। अब अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो कौन बड़ा और कौन छोटा, इसको समझो। तो बेटा ये जो चार्ज है मान लो Q1 है, ये जो चार्ज है मान लो Q2 है। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। मान लो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा ये मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, Q1 का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड मान लो बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। Q1 जो है मैग्नीट्यूड में बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, Q1 की वजह से अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, ठीक है, Q1 की वजह से, तो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? K टाइम्स Q1/r², ऐसे लिखोगे। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, अब किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होने की गुंजाइश है ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट ले लिए, एक A,
सेंटर का एक पॉइंट मैंने O ले लिया बीच में कहीं पे, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया B। तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होने की गुंजाइश है, इसको अपन समझते हैं। अगर मैं बीच का कोई भी पॉइंट लूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे बनेगी और नेगेटिव चार्ज की तो तरफ बनेगी। तो ये जो भी दो फील्ड्स होंगी E1 और E2, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में बन रही है, तो ये जो चार्ज है, मान लो ये जो चार्ज है ये यहाँ पे रखा हुआ है M पॉइंट पे और ये N पॉइंट पे, तो M से लेकर N तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, M से लेकर N तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल सकता जहां पे फील्ड 0 हो। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेवर 0 on the line joining two opposite charges in between the charges। तो जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 नहीं हो सकती, ठीक है। एक तो ये बात। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस अगर छोटा होगा तो फील्ड बड़ी होगी, ठीक है, और चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा होगा तो फील्ड बड़ी होगी, ठीक है। डिस्टेंस छोटा हो और चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो, ठीक है, तो फील्ड क्या होगी, बड़ी होगी। अब मैंने बोला था आपसे कि Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है। इस पॉइंट पे अगर मैं E2 की बात करूं तो क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, ठीक है, इसका मतलब कि E2 Q2 की वजह से छोटी होनी चाहिए। पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस को मैंने यहां से यहां तक x लिख दिया, तो Q2 पॉइंट B से तो बहुत क्लोज है, यानी डिस्टेंस छोटा हो गया तो फील्ड बड़ी होनी चाहिए। अब E2 क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। एक छोटे चार्ज की वजह से हमें समझ आ रहा है कि फील्ड की मैग्नीट्यूड छोटी होनी चाहिए थी, और छोटे डिस्टेंस की वजह से फील्ड की मैग्नीट्यूड बड़ी होनी चाहिए, कोई एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है, ओके। अब अगर B पॉइंट में बात करूं E1 की, Q1 की वजह से जो भी फील्ड होगी, Q1 B पॉइंट से दूर है, डिस्टेंस बड़ा है तो फील्ड छोटी होनी चाहिए, डिस्टेंस बड़ा है तो फील्ड क्या होनी चाहिए, छोटी। लेकिन Q1 बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो फील्ड बड़ी है ना। तो फिर से देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई एवरेज वैल्यू, ना तो छोटी हो रही है ना बड़ी हो रही है। डिस्टेंस बड़ा है तो छोटी होनी चाहिए थी, चार्ज बड़ा है तो बड़ी होनी चाहिए थी कोई। तो यहाँ पे गुंजाइश है कि हो सकता है पॉइंट बी कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे E1 और E2 वेक्टर, क्योंकि दोनों के साथ सेम कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। अब रही बात डायरेक्शन की, ये पॉजिटिव चार्ज है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से ऐसी बननी चाहिए फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव की वजह से फील्ड ऐसी बननी चाहिए। लेकिन अगर बात करूं E2 की तो नेगेटिव की वजह से, तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो रही है और कंडीशन भी बन रही है कि जहां पे इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, तो बी पॉइंट पे फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकती है। अगर मैं बात करूं ए की, क्या इस पॉइंट पे भी ऐसा हो सकता है? तो अगर ए पॉइंट की बात करी जाए तो ए पॉइंट पे फिर से देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा और डिस्टेंस कम, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी, भैया डिस्टेंस कम है फील्ड बड़ी, चार्ज बड़ा है फील्ड बड़ी, तो फील्ड बड़ी हो गई। और अगर मैं इसकी बात करूं, चार्ज छोटा और डिस्टेंस बहुत बड़ा, तो अगर डिस्टेंस बड़ा है तो फील्ड छोटी, चार्ज छोटा तो फील्ड और छोटी, तो E2 वेक्टर यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा। तो E1 काफी बड़ा, अरे रे 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 रुको, डायरेक्शन को भी देख लो। अब ये बात पक्की है कि अगर आप देखो E1 और E2 को यहाँ पे देखो जरा, है ना, तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, लेकिन इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, E1 मैग्नीट्यूड में E2 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास दो ऐसे चार्जेस हैं, क्या, फिर से सुनो, दो ऐसे चार्जेस हैं जो ऑपोजिट नेचर के हैं, ऑपोजिट नेचर के हैं, तो ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फील्ड 0 हो जाए, ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फील्ड 0 हो जाए, ये पॉइंट बेटा कहां मिलेगा? ये पॉइंट आपको मिलेगा छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। फॉर द अबव सिस्टम, फॉर द
above system E net will be 0 किस साइड पे? Towards the charge of smaller magnitude, towards the charge of smaller magnitude on the line joining the two charges. ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सीबीएसई में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, और नीट में क्या होगा, इसमें एसर्शन रीजन घुसा दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात पक्की हो गई, इतनी बात समझ में आ गई कि अपने पास अगर दो चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है लेकिन नेचर ऑपोजिट है, तो कुछ ऐसी सी कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब इस कंडीशन के बेसिस पे क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी पॉइंट कितना दूर है? सेम सिस्टम लेते हैं, इस पॉइंट पे प्लस Q1, इस पॉइंट पे माइनस Q1 माइनस Q2, सच दैट Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, और इसको मैंने C बोल दिया। और C पॉइंट पे E नेट कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। C पॉइंट पे E नेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये डिस्टेंस A से B तक का R है, और B से C तक का डिस्टेंस क्या है? X है। ठीक है, माइनस Q2 की वजह से फील्ड जो है वो इधर बना दी, ये हो गई E2, और प्लस Q1 की वजह से जो फील्ड है वो इधर बना दी, ये हो गया बेटा E1। ठीक है, ओके। अब देखा जाए, आगे बढ़ा जाए, तो अपन लिखते हैं C पॉइंट पे, ठीक है, एट C पॉइंट पे लिखते हैं E1 की वैल्यू, E1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K Q1, ठीक है, बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर अब हम E2 का मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो जाएगा K Q2। ठीक है, ये डिस्टेंस सिर्फ x है तो x का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है C पे, तो हम लिख सकते हैं K Q1 अपॉन R प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q2 अपॉन x स्क्वायर। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट x क्या है, इसमें x की क्या वैल्यू है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। पहले तो k से k कैंसिल, ठीक है, उसके अलावा रूट ले लो जरा दोनों साइड, तो आप लिख सकते हो रूट Q1 डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स बराबर रूट Q2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट आप लिख सकते हो x टाइम्स रूट Q1 इज इक्वल्स टू R टाइम्स रूट Q2 प्लस x टाइम्स रूट Q2। अब आप लिख सकते हो x कॉमन ब्रैकेट में रूट Q1 माइनस रूट Q2 लिख सकते हो, रूट Q1 माइनस रूट Q2 इज इक्वल्स टू R ब्रैकेट में रूट Q2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालो, तो x कितना आ जाएगा? R रूट Q2 एंटायर फैक्टर डिवाइडेड बाय रूट Q1 माइनस रूट Q2। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट Q2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको भी रूट Q2 से डिवाइड कर दो और इसको भी रूट Q2 से डिवाइड कर दो। अब देखते हैं कि आपको यहां पे क्या मिलता है। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचेगा? R बचेगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा? रूट Q1 अपॉन रूट Q2। ठीक है, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 एंड -1। तो बेटा ये जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है,
ये आपका एक बहुत खास जो फॉर्मूला है बन जाता है। हाईलाइट नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, हाईलाइट कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जहां पे दो चार्जेस हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, जो छोटा चार्ज होगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट नेचर है, छोटे चार्ज के पास ही आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ये किसकी पोजीशन है? ये न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन है, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन है। तो छोटे चार्ज के पास ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ये बात आपको पहचाननी है, ठीक है। उसके अलावा उसकी पोजीशन क्या होगी, देखो r, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, देन डिवाइडेड बाय √q1 बाय q2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं। अब बड़ा सिस्टम है, मान लो एक चार्ज है 10 कूलम का, एक चार्ज है 40 कूलम का, ठीक है, -10 कूलम और 40 कूलम। अब मैंने कहा -10 कूलम 40 कूलम का एक चार्ज है, अब मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा। देखो फॉर्मूला याद है तो आप सीधे कर लोगे, r डिवाइडेड बाय √q1 बाय q2 माइनस 1। अब आते हैं जो अपन ने इमेज देखी थी, यहाँ पे ये जो अपन ने इमेज देखी थी, ठीक है, पहचान गए भैया। ये देखो, अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं इसमें न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां समझ आ रहा है, कहां पे आपको लग रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। इस साइड देखो, इस साइड कोई भी आपको फील्ड लाइन दिख रही है क्या अलोंग द लाइन? तो न्यूट्रल पॉइंट आपका यहां कहीं होगा, ठीक है, बी के पास। ये आपका +q1 चार्ज है और ये आपका -q2 चार्ज है, ठीक है। तो दो चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन, ठीक है, उसके लिए फील्ड लाइन पहले कैसे बनेगी वो देख लो, दूसरा न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा वो देख लो। डेरिवेशन जो मैंने आपको अभी समझाई है, ठीक है, वो डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगी, बोर्ड के बच्चों आपको इस डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो दो की पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, दोनों को, नीट को और बोर्ड के बच्चों को, दोनों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, ऑफ कोर्स नीट के बच्चों को तो वैसे भी डेरिवेशन नहीं आती है ना, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगी इस चैप्टर की जर्नी के टाइम पे, वो फॉर्मूले आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन एक फॉर्मूला चार्ट, एक फॉर्मूला बैंक जो है अभी से बनाना शुरू कर दो, फॉर्मूलों को हाईलाइट करना शुरू कर दो, ठीक है। मैंने चैनल पे एक वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। वहां पे मैंने बताया कि फिजिक्स के जो एक्सीलेंट नोट्स होते हैं, फिजिक्स के बेहतरीन नोट्स कैसे बनाए जाए, उनको फॉलो करना, क्योंकि बेटा अभी तो 12वीं की शुरुआत हुई है, अगर 11वीं में कोई चीज आपसे मिस हो गई, आपने नोट्स ढंग से नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, पछताने वाली कोई बात कभी नहीं होती है। अभी भी अगर आप ढंग से नोट्स बनाओगे, एक तो आपके जूनियर की भी हेल्प आ सकती है, कई बार आप है ना ग्रेजुएशन में जाते हो, आगे अपर लेवल की स्टडीज करते हो, 12वीं के नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 12वीं के नोट्स आप हायर स्टडीज में भी जाओगे तो भी आपको ये नोट्स काम आने वाले हैं, माइंड इट। मेरे जो 12th के नोट्स थे मुझे बहुत काम आए थे जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी, तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है बच्चों बड़ी। आगे बढ़े, अब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम सही है क्या, पहले तो ये बताओ, क्या इसमें आपको कोई गड़बड़ी दिख रही है? आप पहचान सकते हो, फाइंड द एरर, गलती ढूंढो तो मानू। बेटा अभी तो हमने पढ़ा था कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, है ना, अभी पढ़ा था कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ये जो सिस्टम है बेटा, ये दो इक्वल चार्जेस, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस और सेम नेचर के चार्जेस के लिए, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड Q है तो बेटा इसका भी मैग्नीट्यूड Q ही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, साइन भी बराबर है। अब मैं बोलूं कि यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां मिलेगा, अगर मैं ठीक सेंटर की बात करूं, यहां पे ठीक सेंटर की बात करूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस चार्ज की वजह से फील्ड होगी इधर और इस चार्ज की वजह से फील्ड होगी इधर, और दोनों के बीचों बीच ये पॉइंट है, तो फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ कितनी होनी चाहिए, ई नेट यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ठीक सेंटर में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। जाहिर सी बात है दो लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, ऐसा लग रहा है ना कि यहां से हम उसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो लाइंस हैं उतनी ही ज्यादा पैरेलल बनते जाएंगी, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे लेटरल प्रेशर, ठीक है। ये जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रही हैं, ये कैसा प्रेशर लगा रही है, लेटरल प्रेशर, ठीक है। है ना, एक होता है नॉर्मल प्रेशर, एक होता है नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, पढ़ा है आपने, जैसे ये सरफेस है, आप इस पर डायरेक्टली जो है ऐसे फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो नॉर्मल प्रेशर है।
ये ऐसे डायरेक्टली तो फोर्स नहीं लगा रही है, एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश कर रही है, तो लेटरल प्रेशर लगा रही है, ठीक है, एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ई नेट 0 होगा। अब अगर ये दोनों नेगेटिव चार्जेस होते, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, अगर ये दोनों नेगेटिव चार्जेस होते तो उस केस में क्या होता? उस केस में आपको एरो उल्टे कर देने थे, खाली क्या करना था? एरो उल्टे कर देने थे, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी जो होता सो होता। अब अगर मैं बात करूं बेटा इस जगह की, इस लाइन में इस जगह की बात करूं, तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड इधर होगी और उसकी वजह से भी फील्ड इधर ही होगी। ऐसे ही अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूं तो फील्ड इधर और इधर ही होनी है, दोनों की वजह से। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है आपको चार्ज के इस तरफ तो कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, चार्ज के इस तरफ तो कहीं नहीं मिलने वाला, बीचों बीच यहाँ सेंटर में आपको ई नेट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको दो सिमिलर चार्जेस का केस बता दिया, अब मैंने कहा दो सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन इस बार वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के बेटा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर इस बार Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से बड़ा है। नेगेटिव भी ले सकते थे, बस आपको एरो ही उल्टे करने, उतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में फील्ड लाइन कैसे बनेगी? अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको क्या करना है? फील्ड लाइन डिजाइन, ठीक है, तो ये छोटा सा होमवर्क है, आप ये होमवर्क सबमिट करोगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो ना, तो टेलीग्राम चैनल पे बोल देना कि लेक्चर नंबर कौन सा, ये 8वां है, 8वें लेक्चर में प्रियंका मैम ने आपको स्लाइड नंबर 10 पे एक होमवर्क दिया। स्लाइड नंबर 10 का होमवर्क है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के रखे हुए हैं तो उनकी वजह से फील्ड लाइन कैसी बनेगी वो आपको स्केच करना है, ये आपका टास्क है। पर इसके अलावा एक सवाल ये कि फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? देखो अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते तो ठीक बीचों बीच मिलता, भी देखा अपन ने। इस साइड तो अगर ये यहाँ पे ऐसे लाइन पे रखे हुए हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो अभी मैंने बताया कि इस साइड तो मिलने से रहा, इस साइड तो मिलने से रहा, यहाँ कभी भी 0 नहीं, क्योंकि दोनों की वजह से फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में बन रही है, तो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में ही कहीं मिलेगा, ठीक है। मान के चलो कि ये O पॉइंट जो है, ठीक है, O पॉइंट जो है, इस पे देखते हैं कि क्या होना चाहिए। ये O बीचों बीच का पॉइंट नहीं है, ये O पॉइंट छोटे मैग्नीट्यूड के पास है, छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास है ये O पॉइंट। तो देखते जाओ बेटा, अब अगर मैंने बोला E1 बनाओ, इसकी वजह से देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ठीक है, इसको मैंने R मान लिया यहां से यहां तक, और इसको मैंने यहां से यहां तक X मान लिया, तो रिमेनिंग कितना हो गया? R माइनस एक्स हो गया, ठीक है, रिमेनिंग कितना हो गया? R माइनस एक्स। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो Q1 है ये बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज और डिस्टेंस जो है R माइनस एक्स बड़ा है, R माइनस एक्स, ये डिस्टेंस X से बड़ा है, तो Q1 के मैग्नीट्यूड की वजह से O पे फील्ड बड़ी होनी चाहिए थी, पर क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है तो फील्ड छोटी होनी चाहिए थी, मतलब कोई एक एवरेज वैल्यू आपको मिल सकती है। ऐसे ही Q2 जो है छोटे मैग्नीट्यूड का है, फील्ड छोटी होनी चाहिए थी, पर डिस्टेंस छोटा है तो फील्ड बड़ी होनी चाहिए थी। तो यानी कि ये जो O पॉइंट है, फिर से देखो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो किसके पास मिल रहा है? स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास मिल रहा है। तो अगर ये दो सिमिलर चार्जेस भी हैं, दोनों पे साइन सेम है, तो भी आपको न्यूट्रल पॉइंट कहां मिल रहा है? छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास मिल रहा है। इसको रट लो, याद कर लो, ठीक है। अगेन वी आर गेटिंग न्यूट्रल पॉइंट near the charge of smaller magnitude, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद अब ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसकी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो O पॉइंट पे एट O E1 कैसे लिखोगे? E1 बोले तो Q1 की वजह से जो फील्ड है, आप लिखोगे K टाइम्स Q1 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही E2 कैसे लिखोगे? E2 का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? K टाइम्स Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक सिंपल है। अब कुछ नहीं करना बेटा, इक्वेट ही करना है, दोनों को बराबर कर देना है। करे बराबर, फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मेरे से पहले सॉल्व करके बताओ। देखो K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो क्या हो जाएगा, रूट Q1 बराबर रखोगे, रूट ले लो R माइनस एक्स बराबर रूट Q2 बाई एक्स। फिर से बिल्कुल जो पिछले टाइम करा था वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट Q1 एक्स, यहां से जो माइनस रूट Q2 एक्स बनेगा इधर आके प्लस एक्स रूट Q2 हो जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल्स टू r टाइम्स रूट Q2 बचेगा, r टाइम्स रूट Q2। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा r रूट Q2 ऊपर, नीचे रूट Q1 प्लस रूट Q2। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट Q2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय रूट Q2 से डिवाइड करा आपने तो ये 1 हो जाएगा, रूट Q1 बाई Q2 और प्लस 1, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखें, चेक करें। यहाँ पे जो आपको रेशियो मिल रहा है और वहां जो आपको रेशियो मिला था सेम ही तो है। जब एक चार्ज नेगेटिव था तो -1 है, और जब एक भी चार्ज नेगेटिव नहीं है, जब एक भी चार्ज नेगेटिव नहीं है, दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो +1 है। तो ये तो याद रखना और आसान है। ऊपर क्या है, r बोले तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, नीचे क्या है, अंडर रूट के अंदर चार्जेस का रेशियो, ठीक है। क्या है, चार्जेस का रेशियो, और चार्जेस के रेशियो में भी आपको याद रखना है कुछ। ऊपर क्या है, Q1, Q1 कौन था, बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज था, तो बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज ऊपर आएगा और छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज नीचे आएगा। जहां पे दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्जेस थे -1 है, और जहां पे दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं +1 है। तो इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट्स याद रहेंगे। हमने न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिए ड्यू टू 2 सिमिलर चार्जेस, ड्यू टू 2 नॉन सिमिलर चार्जेस, ऑपोजिट नेचर चार्जेस। इसके अलावा न्यूट्रल पॉइंट पे बात हो ही रही है, तो कुछ और की पॉइंट्स भी बेटा याद रख लो, ठीक है। कुछ और की पॉइंट्स भी याद रख लो, जैसे कि जब भी कोई सिमिलर सिमेट्री होती है, ठीक है। मैंने बोला आपको कि एक ट्राइंगल है, तीनों कोनों पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों कोनों पे चार्ज कितना है बेटा, Q Q Q है। लेटरल ट्राइंगल, ठीक है। फिर मैंने बोला स्क्वायर है, ठीक है। फिर से चारों कोनों पे चार्ज एकदम सेम है, नेचर भी सेम है चार्ज का, सारे पॉजिटिव है और सारे के सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। या फिर रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, या फिर रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, और सबके वर्टाइसिस पर सेम नेचर के इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं। सबके वर्टाइसिस पर सेम नेचर के इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज जो हैं वो रखे हुए हैं। तो ठीक सेंटर पे इसके मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सेंटर होगा, इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सेंटर होगा। तो जो भी इस रेगुलर बॉडी का ठीक सेंटर बन रहा है, ठीक ज्योमेट्रिक सेंटर बन रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे न्यूट्रल पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन जनरल, इन सबके लिए हम एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, कैरिंग equal charges on the vertices, carrying equal charges on the vertices, ठीक है, are न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है। बात आ रही समझ में? बेटा एक चीज बताओ, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और उसके वर्टाइसिस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का और सेम नेचर का चार्ज रखा हुआ है, पर इस पॉलीगॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो इन्फिनिटी है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इन्फिनिटी। इसके वर्टाइसिस पर सेम नेचर का इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है। ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहेंगे बेटा? सर्किल। बेसिकली आपके पास एक सर्कुलर रिंग मान लो और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी बॉडी के ऊपर, इसकी लेंथ के ऊपर, सर्कमफरेंस के ऊपर, जो कहना है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ठीक इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा? सर्कल का सेंटर।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0। बेटा ये जो कंक्लूजन है ये हमने रेगुलर पॉलीगॉन के शेप से निकाला है, पर इसकी प्रूफ भी है, इसकी प्रूफ भी है। ठीक है, सीबीएसई में इसकी प्रूफ जो है वो डिलीटेड है, पर उसके प्रूफ से रिलेटेड जो रिजल्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम प्रूफ भी करेंगे और रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर कोई मेटल की प्लेट है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या है, कोई मेटल की प्लेट है और मेटल की प्लेट के पास आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मेटल की प्लेट के पास आपने क्या रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, तो बताओ इस सिस्टम की फील्ड लाइन कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है, इस पे 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। जाहिर सी बात है, जब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इंडक्शन होगा, तो ये जो नियर एंड है यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर एक मेटल के सरफेस के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड जो लाइन है वो यूनिफॉर्म ऐसे होती, पर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये सारी फील्ड लाइन जो है, ये सारी फील्ड लाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होनी चाहिए। एरो देख लो आप, तो इस तरीके से आप ये सारी फील्ड लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब एक और बात समझना, मैंने आपको बोला मेटल की प्लेट, मेटल की प्लेट ना होती डाइइलेक्ट्रिक होता, तो मेटल की प्लेट ना होती डाइइलेक्ट्रिक होता तो क्या सेम केस होता, तो क्या सेम केस होता, बस एक छोटा सा फर्क होता कि जिस रीजन के पास चार्ज रखा है उसी रीजन के पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता, ना कि पूरी बॉडी पे होता। और मेटल के केस में क्या होगा, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, खैर इसके अलावा एक और चीज, अब मैंने आपको बोला कि ये जो ऑपोजिट साइड है, दूसरी साइड है, इसको अर्थ कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, तो देखो यहाँ कोई फील्ड लाइन नहीं बनी। कायदे से अगर ये अर्थ नहीं है, अगर इसको अर्थिंग अपन ने नहीं करी, ठीक है, तो इस एंड पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अर्थिंग अपन ने नहीं करी, तो उस केस में फील्ड लाइन आप कैसे कंप्लीट करोगे, ऐसे कंप्लीट करोगे। दूसरी साइड पे यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी, क्योंकि दूसरी साइड पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सरफेस पे, तो फील्ड ऐसी बनेगी। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे घुमा के दिया होता है कि अर्थिंग करी है नहीं करी है, उसके केस के बेसिस पे आप फील्ड लाइन स्केच करोगे, और फील्ड लाइन स्केच करने पर क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट चार्ज नियर इन्फिनिट मेटल प्लेट, इस केस के लिए फील्ड लाइन जो है ऐसी बनेगी। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो मेटल है, मेटल, ठीक है, मेटल की ये बॉडी हो गई, ये अंदर से हॉलो है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है ना वो मेटल की सरफेस पे रिसाइड करता है। कहां पे, सरफेस पे रिसाइड करता है, चार्ज अंदर रिसाइड नहीं करता। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द हॉलो मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो मेटल वो 0 होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है इनसाइड द मेटल बॉडी, अंदर कोई केविटी हो, ठीक है, मेटल बॉडी के अंदर कोई केविटी हो या अंदर से वो हॉलो हो, तो उसके अंदर जो फील्ड होती है बेटा वो कितनी होती है, 0 होती है। चार्ज कहां रिसाइड करता है, मेटल की सरफेस पे रिसाइड करता है। कुछ साल पहले, आज से 7-8 साल पहले, सीबीएसई में एक सेक्शन हुआ करता था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का। किसका, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता था, उसमें एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता था। डॉक्टर पाठक इज सिटिंग इनसाइड हिज कार, ठीक है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, और एक छोटा बच्चा है जो बाहर है, उसके सामने एक पेड़ है, व्हाट शुड ही डू, वो पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाए या डॉक्टर पाठक की कार में जाके बैठ जाए। तो इस पे वैल्यू बेस्ड क्या है, डॉक्टर पाठक ने उस बच्चे को अपनी कार में लाके बिठाया, तो आप बताइए कि डॉक्टर पाठक की कौन सी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं। खैर ये तो कहानी है, पॉइंट ये है कि अगर आपके साथ ऐसी कभी सिचुएशन आए, बाहर बिजली कड़क रही है, तो आप क्या करोगे, किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े होगे, नियर बाय बिल्डिंग के अंदर घुसोगे, कोई मेटल की केज जैसे कार है उसके अंदर घुसोगे। तो बहुत सेफ होता है कि अगर आप मेटल केज लाइक कोई स्ट्रक्चर है उसके अंदर घुस जाओ, जैसे कार, ठीक है, कार क्या है, ऊपर से मेटालिक बॉडी और अंदर से हॉलो है, और उसकी विंडोज वगैरह सारी क्लोज कर दो, ठीक है, तो वो एक हॉलो मेटल स्फीयर के जैसे काम करती है। और जब भी बिजली कड़केगी तो जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिक शॉक है, उसकी जो एक्सेस चार्ज है वो कार के सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा,
और अंदर कोई चार्ज पेनिट्रेट नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज अंदर नहीं जाएगा, एंड यू विल बी सेव फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव अनदर सेफ ऑप्शन ऑल्सो कि आप बिल्डिंग के अंदर घुस जाओ, लाइटनिंग कंडक्टर वगैरह होता है बिल्डिंग में, छड़ें होती हैं, वो भी केज लाइक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज व्हाट, इसको कई बार आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो मेटालिक कंडक्टर। मैं लिख ही देती हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ, आप नोट कर लेना, सीबीएसई के बच्चे खास तौर पे आपके लिए यहां से सवाल आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया आज इस पेन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो मेटालिक कंडक्टर, इनसाइड अ हॉलो मेटालिक कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो मेटालिक कंडक्टर इज जीरो, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं बेटा, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो मेटल केजिंग के अंदर रखे जाते हैं। कभी आप लैब जाओगे, सेमीकंडक्टर बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं जिसमें आप ट्रांजिस्टर के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, हालांकि अभी तो ये हटा दिए गए, फिर भी पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करोगे 12th में, है ना, आप देखोगे कि मेटल केजिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कभी किसी एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से कोई ज्यादा डैमेज ना हो, ताकि चार्ज उसकी सिर्फ मेटल बॉडी पे रहे, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, मेटल केजिंग के अंदर होते हैं। आप जो आयरन वगैरह यूज करते हो, ठीक है, आयरन यूज कर रहे हो, जो आउटर बॉडी है उससे अर्थिंग की वायर कनेक्टेड होती है, ठीक है, जो उसकी मेटालिक बॉडी है, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो वो मेटल की सरफेस पे जाएगा और वहां से वो अर्थिंग केबल उसको लेकर क्या कर देगी, अर्थ कर देगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है अबाउट फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे दो मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, देखो यहाँ इंटीरियर में एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इधर इंटीरियर में एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बीच वाला जो रीजन है ना, बीच वाला जो रीजन है वहां पे फील्ड यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म फील्ड को पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के जरिए दिखाया जाता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के जरिए दिखाया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, ये कहानी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, तो अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं भी होती कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, इसकी डेरिवेशन है, हम करेंगे इसको। आपको मेन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्केच कैसे करना है वो आपको याद रखना है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसके बीच में, इसके बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बीच में कन्फाइंड है, यूनिफॉर्म है। साथ में एक एज इफेक्ट, ये जो यहाँ के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहां से फील्ड लाइन कैसी होती है, थोड़ी कर्व्ड होती है, तो यहां तक तो ठीक है, सब यूनिफॉर्म है, लेकिन कॉर्नर्स पे फील्ड कैसी होती है, कर्व्ड होती है, इसको एज इफेक्ट बोला जाता है, एज इफेक्ट बोला जाता है। फोन थोड़े फट रहे हैं इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, तो आप नोट्स बनाओ तो मेरे वॉइस को सुनते जाओ, ठीक है। सो ये पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं हैविंग डिसिमिलर चार्जेस, ठीक है, यहाँ पे डिसिमिलर लिखा है, पर डिसिमिलर से उतना मैटर नहीं करता, सिमिलर चार्जेस होते हैं तो भी ये होता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एज इफेक्ट क्या है, जब कोई दो मेटल प्लेट्स आपस में पास में रखे हुए हो, ठीक है, और ये पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव चार्जेस हो, बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होती है और एजेस में क्या होती है, कर्व्ड होती है, इसको अपन एज इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपने फील्ड के बारे में इतना कुछ जान लिया, और मैं बार बार ये यूज कर रही हूँ, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैंने 10 बार ये चीज यूज करी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे ये बताना जरा बेटा, ये एक फील्ड लाइन ए ऐसी बना दी, ठीक, एक ये फील्ड लाइन मैंने ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी, ठीक है, ये बेटा ए है, ये बी है, ये सी है, और एक और बना दी ऐसे, ये डी है। इनमें से कौन सी फील्ड लाइन आपके हिसाब से यूनिफॉर्म है, कौन सी फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है? 5 सेकंड सोचो, इन फील्ड लाइंस को अच्छे से देख लो, और फिर आप इन फील्ड लाइन के ऊपर क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, अपनी इंटरप्रिटेशन बताओ भाई। देख लिया क्या? अच्छे से देख लो। ओके, तो इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं।
यहां पे फील्ड लाइंस के बीच में इक्वल स्पेसिंग है ना, यहां पे क्या है, इक्वल स्पेसिंग, और सारी की सारी फील्ड लाइन यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, फील्ड स्ट्रेंथ, वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, क्योंकि इक्वल स्पेसिंग यही रिप्रेजेंट करता है। जहां पे फील्ड क्राउडेड होती है वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पे कम क्राउडेड है वीक है, पर अगर इक्वल स्पेसिंग है मतलब हर जगह एक जैसी है। तो बेटा ये जो है ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म फील्ड है, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पे अनइक्वल स्पेसिंग है, अनइक्वल स्पेसिंग का मतलब कि इस रीजन में हाई मैग्नीट्यूड है फील्ड का, और इस रीजन में वीक है फील्ड, तो ऑफ कोर्स यहां पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, हालांकि डायरेक्शन सेम है। यहां पे क्या है, डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पे क्या है, इक्वल स्पेसिंग दिख रही है आपको, इक्वल स्पेसिंग। फिर से इक्वल स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, इक्वल स्पेसिंग का मतलब है कि फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, हाउ डू यू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर को जा रहा है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर को जा रहा है, तो डायरेक्शन देखो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग नहीं है, अनइक्वल स्पेसिंग है, तो ये कंप्लीटली नॉन यूनिफॉर्म है, ये कंप्लीटली नॉन यूनिफॉर्म है, ना तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम है, ना तो डायरेक्शन सेम है, ना मैग्नीट्यूड सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, सब कुछ नॉट सेम है, ठीक है। तो ये इस तरीके के भी एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है आपको आने चाहिए कि आप फील्ड लाइन को देखो तो आप इंटरप्रेट कर पाओ कि क्या ये फील्ड लाइन सही बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे ही अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस खत्म होगा, हम इमीडिएटली बाद इसके क्या करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ये पूरा हम सॉल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा हम सॉल्व करेंगे। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पे आपको क्या होगा, 4 तरीके की फील्ड लाइन दे दी है और वहां पे आपको पूछा कौन सी फील्ड लाइन सही ड्रॉ है और कौन सी नहीं है, तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है बेटा आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, वुड यू प्रेफर टू, अभी मैंने आपको डॉक्टर पाठक का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वाला पार्ट बताया था। सो वुड यू प्रेफर टू रिमेन इन द कार, टेक शेल्टर अंडर अ ट्री, गेट आउट एंड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, टच द नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल पोल। तो आप इन चारों में से क्या काम करने वाले हो भैया, सही में इलेक्ट्रिकल पोल टच करने की जरूरत मत करना, बिल्कुल जरूरत मत करना, ऐसा करोगे तो फिर झिंगा लाला हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता रखा है, अभी डिस्कशन हमने करी थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। और रीजन क्या है, रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कार क्या है, एक मेटालिक केज है, अंदर से हॉलो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अगला सवाल, चार्ज 2q and -q are placed as shown in figure, the point at which electric field intensity is 0 will be। देखो ये जो दो चार्जेस हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है, वो पॉइंट किधर होगा, समवेयर बिटवीन -q and 2q, क्या समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ -q। देखो ये -q है और लेफ्ट मतलब इधर पे कहीं पे। अभी देखो ज्यादा कहानी नहीं बोलूंगी, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी केस होगा तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, उसके साइड पे आपको फील्ड 0 मिलेगी। तो 2q और -q में ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट ऑफ -q, समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ -q, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप अगर अभी के अभी ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हो ना, तो थोड़ा पीछे जाओ, तीसरी चौथी स्लाइड पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Two spheres A and B are charged with the charges of +10 and +20 coulomb respectively and separated by a distance 80 centimeter।
दो स्फीयर्स है, एक के ऊपर +10 कूलम का चार्ज है और एक के ऊपर क्या है +20 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और इनके सेंटर्स को हमने सेपरेट करा है 80 सेंटीमीटर से, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स विल बी 0 एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर ए। देखो ये है ए अपना और ये है बी अपना, दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस है, अनइक्वल और पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये तो अपन ने पढ़ा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उस साइड पे ही हमें, उस साइड पे ही हमें क्या होना चाहिए, फील्ड 0 मिलनी चाहिए। और अगर दोनों के दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं तब फील्ड 0 कहां मिलेगी, ये जो पॉइंट है इसके कहीं पास, मतलब इधर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में। अगर ये नॉन सिमिलर होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, है ना, उस केस में लाइन के बाहर, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर वाले हिस्से पे, और अगर ये सिमिलर है तो बीच में कहीं पे मिलेगा, है ना, इतना अपन ने पढ़ा है। तो ये पॉइंट मान लो O है और इलेक्ट्रिक फील्ड O पे 0 है, पर O का A से क्या डिस्टेंस है, तो हमने दोनों के बीच के डिस्टेंस को तो R लिखा था और इस डिस्टेंस को अपन ने X लिखा था। अब आप कहो मैम लेकिन वो तो पॉइंट चार्जेस थे ना, ये तो स्फीयर्स की बात हो रही है। आप गॉस लॉ पढ़ोगे चैप्टर में और अब तब पढ़ोगे जब कोई स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है, तो वो चार्ज स्फीयर ऐसे बिहेव करता है कि उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे आप स्फीयर ना बनाओ, बस इतना मान लो कि यहाँ पे ये 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे ये 20 कूलम का चार्ज है, और यहाँ O पॉइंट जो है ये X डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये R डिस्टेंस पे है टोटल, और ये R माइनस X डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे R माइनस X X से बड़ा है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, ठीक है। तो पूरे स्फीयर पे अगर चार्ज है, स्फीयर ऐसे बिहेव करता है कि उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट चार्ज बना दिया है, ठीक है। अब रही बात कि भैया ये X डिस्टेंस क्या होगा, तो अभी अपन ने फाइंड आउट करा था X इज इक्वल्स टू R, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज ऊपर, तो बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज तो 20 है और छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज नीचे, तो वो तो 10 हो गया, ठीक है। और अगर दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेस होते हैं तो +1 आता है, पढ़ा था अभी अपन ने फॉर्मूला, ठीक है। जहां पे R क्या है बेटा, R 80 सेंटीमीटर है, तो R की वैल्यू पुट करो 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर मतलब नीचे 100 कर दो, ठीक है। और अच्छे से नहीं लिखा क्या 100, कोई नहीं 0.80 लिख दो, चलेगा। अब बोल तो नहीं गया ना फॉर्मूला, फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, X इज इक्वल्स टू R Q1 बाय Q2 रूट में Q1 बाय Q2 और +1, और यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा होना चाहिए, फॉर्मूला है फॉर टू सिमिलर चार्जेस, है ना। अब कुछ नहीं बेटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये √2 कितना होता है 1.414, +1 कर दो तो 2.414, तो कितना आ जाएगा X इज इक्वल्स टू 0.80, ठीक है, ये हो गया 2.414, ठीक। चलो इसको फटाफट बेटा डिवाइड करो जरा, मैंने आपको फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया, ठीक है, 5 सेकंड में फटाफट इसको डिवाइड करो और बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। कर लिया? तो ये आपको वैल्यूज काफी ड्रास्टिकली डिफरेंट दी है, 20, 33, 45, 60, तो एवरेजली भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 33 के पास आ रहा है ना, ये आ रहा है 0.33 कुछ आ रहा है, इसका मतलब कि 33 सेंटीमीटर, क्या बेटा 33 सेंटीमीटर, तो A से 33 सेंटीमीटर दूर, A के सेंटर से 33 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला जो पढ़ा था उसके ऊपर सॉल्व कर लिया। अगले सवाल की तरफ चले। Plus Q charge is present at points A, B, C of a triangle having equal limbs. The intensity of electric field at O. अब यहाँ पे सेंटर पे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए बताओ, ठीक है। देखो A, B, C पर प्लस Q चार्ज, सेम नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O अपन को निकालना है। चलो इसको ढंग से सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आना चाहिए।
तो ये मैंने एक इक्विलेटरल, अरे कलर को क्या हो गया, इसके कलर भी चेंज होता है क्या? मिटेगा नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, एक और स्लाइड ले लेते हैं। हाँ अब आ गया ना, अब आ गया अपना मनपसंद ट्रायंगल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चलो ये कलर ले लेते हैं। ओ इसका ठीक ज्योमेट्रिक सेंटर है। पॉइंट ये कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद है कि जब भी कोई रेगुलर बॉडी होती है, कोई भी रेगुलर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो रेगुलर बॉडी का ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर एक नल पॉइंट होता है। तो मुझे पहले से पता है कि यहाँ पे फील्ड 0 आनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं, तसल्ली के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, सॉल्व करके देख लेंगे अपन। ठीक, पहली चीज तो बेटा ये प्लस चार्ज है, बड़ा क्यू ले लो, चलो क्वेश्चन में बड़ा क्यू दिया, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, पहले एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम कोई दो चार्ज लेकर चलते हैं, चलो इसको और इसको, तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में आप फील्ड बनाओगे, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में आप फील्ड बनाने वाले हो, करेक्ट है। इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, है ना। फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो ये अगर E है तो बेटा ये भी E होना चाहिए, करेक्ट है, ओके। अब अपन सिर्फ इन दोनों E को सॉल्व करते हैं। इन दोनों E का जो रिजल्टेंट है उसको मैंने E डैश बोल दिया, इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा ना ये, तो cos 120 कितना होता है, cos 120 डिग्री, चलो पूरा ही लिख देती हूँ मैं। ठीक है, कितना हो गया, अंडर रूट 2E स्क्वायर कॉमन है ना, ये E स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस cos 120 डिग्री माइनस 1/2, ऐसा कुछ। ठीक है, एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधे का 2 कैंसिल, तो क्या आया, ये E आया, तो E डैश जो है वो E आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो रिजल्टेंट होगा, जब भी आप ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे तो इधर ये रिजल्टेंट आना चाहिए था। ठीक है, तो E और E का जो रिजल्टेंट E डैश है वो E है ऊपर की तरफ, आ रही बात समझ में। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये जो ये वाला चार्ज है, ये जो फील्ड बनाएगा वो भी तो E ही होगी ना। अगेन इसका इससे डिस्टेंस सेम है, जैसे इसका इससे जो डिस्टेंस है, इसका इससे जो, तो अब इस पॉइंट पे आपके पास रिमेनिंग दो वेक्टर है, एक ये E डैश जो कि E के बराबर है, और एक ये E। बताओ भैया O पे कितना होगा, E नेट 0 ही होगा ना। तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, बट अदरवाइज मैंने आपको रिजल्ट, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है, इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्वल साइन के चार्जेस रखे, तो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो नल पॉइंट होगा, यही कहानी तो बोली थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा था, सी ऑप्शन 0, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C 0। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। The magnitude of electric field strength E such that an electron is placed in it would experience an electric force equal to its weight is given by। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बताओ भैया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज जैसे पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो Q टाइम्स E होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q टाइम्स E। अब क्वेश्चन में बोला गया है जो भी वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसके वेट के बराबर है, तो QE किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, QE mg के बराबर होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ना ये, E बराबर mg अपॉन q, E बराबर mg अपॉन q। ये तो एक सिंपलर डोमेन का क्वेश्चन मैंने आपको कराया। आने वाले लेक्चर में बेटा ये नीट के लिए बहुत, इस तरीके के जो टॉपिक है ना, नीट के लिए बेहद खास टॉपिक है। आप पढ़ोगे कि अगर एक फील्ड में किसी चार्ज को थीटा एंगल पे फेंक दिया तो क्या होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर चार्ज जा रहा है फील्ड के या सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरीके के टॉपिक जो है आने वाले लेक्चर्स में आने वाले हैं ना। तो सारे लेक्चर्स को फॉलो करना, इस चैप्टर के तो हर एक लेक्चर को फॉलो करना। अगर आपने पूरा चैप्टर ढंग से कर लिया, मैं आपको कोई भी नीट का पेपर दूंगी, चैलेंज है मेरा, आप सॉल्व कर लोगे। कोई भी नीट का पेपर मैं बना के दूंगी, आप उसको सॉल्व कर ही लोगे। आपको जितने PYQ देखने नीट के उठा के देख लो,
इस चैप्टर में आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी, इतना सा भी डाउट नहीं होगा, लेकिन सारे लेक्चर्स एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। तो बताओ भैया E की वैल्यू mg/q, और यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे Q नहीं, Q की जगह E सिंबल लेकर चल रहे हैं ये लोग, है ना। यहाँ पे Q की जगह पे क्या लेकर चल रहे हैं, E सिंबल लेकर चल रहे हैं, तो ये लिख दो mg/e इक्वल टू mg/e। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बड़ा चाहिए था ऑप्शन है किताबों का यार, है ना। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे, पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। सो इफ अ पॉजिटिवली चार्ज, इसको जरा सोचो, इसको मैंने सोचने के लिए आपको ना थोड़ा टाइम दे दिया, ठीक है, जरा सोचो, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है सोचने के लिए। पढ़ लिया। इफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, तो आपको फिगर दिख रहा है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंडुलम उसमें ऑसिलेट कर रहा है। इट्स टाइम पीरियड एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट वाज अनचार्ज्ड, अगर ये अनचार्ज्ड होता तो जो भी टाइम पीरियड होता और अब जो टाइम पीरियड है, ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क होगा, क्या टाइम पीरियड अब इंक्रीज हो जाएगा या टाइम पीरियड अब डिक्रीज हो जाएगा या चेंज नहीं होगा, विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, तो क्या होगा बेटा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसको जरा सोचो, मैंने आपको थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको थोड़ा टाइम दे दिया। सबसे पहले तो बेटा ये याद करो, सबसे पहले ये याद करो कि जब पेंडुलम बिना किसी फील्ड में होता, नॉर्मल होता, और तब वो ऑसिलेट कर रहा होता, ठीक है, तब वो ऑसिलेट कर रहा होता, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता, क्या होता, टाइम पीरियड होता 2π√L/g, ठीक है, नो फील्ड, टाइम पीरियड इतना होना चाहिए था, ठीक है। अब टाइम पीरियड होगा T'(2π√L), पर यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे G इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, G इफेक्टिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, जब भी ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, जब भी ये पेंडुलम पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो अब वही कंडीशन जो हमने जस्ट इसके पहले देखी है, जस्ट इसके पहले जो हमने देखी है, ठीक है, QE बराबर अगर मैं mg लेकर चलूं, ध्यान से सुनते जाना, एक कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, F इज इक्वल्स टू QE, ये तो अपन इलेक्ट्रिकल फोर्स लेकर चलते हैं, ठीक है, पर अगर उसे कोई फोर्स एक्सेलरेट कराता है तो अपन F को क्या लिख सकते हैं, ma, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या आ जाना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू QE/m आना चाहिए। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से पेंडुलम में कोई भी एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन कितना लिखा जाना चाहिए, QE/m। बात आ रही समझ में, कितना होना चाहिए, QE/m। अब बताओ कि जो G इफेक्टिव है, ठीक है, G इफेक्टिव ये जो पेंडुलम था पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इस पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये फील्ड की डायरेक्शन देखो, फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ। हमको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे जो भी फोर्स लगेगा बेटा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q टाइम्स E ऊपर की तरफ लगना चाहिए, ठीक। तो बेटा ये जो G है, ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो सेम होगा, नहीं होगा ना, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो G इफेक्टिव किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए G माइनस, और A की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है QE/m। अब ध्यान से देखना, तो यहां पे अपन लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2π, ठीक है, L के नीचे क्या आ जाएगा, G माइनस, G माइनस हुआ है माइनस, ठीक है, QE/m, ठीक है। ये जो QE/m है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड जो भी है सबका मैग्नीट्यूड पुट करोगे
तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी पहली इक्वेशन है, ये जो पहली इक्वेशन है और ये जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर रेड्यूस हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो जी इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जी इफेक्टिव जो है ये छोटा है जी से बेटा, जी इफेक्टिव जी से छोटा है, तो टी डैश टी से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, ये छोटा है, तो टी डैश टी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल इंक्रीज। मतलब मान के चलो एक गिवन एम्पलीट्यूड को ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है, गिवन एम्पलीट्यूड को ऑसिलेट करने के लिए प्रीवियस केस में जो टाइम लगता था, मान लो 0.2 सेकेंड लगता था, ठीक है, बिना फील्ड के जब टाइम ये ऑसिलेशन कर रहा था, तो एक गिवन एम्पलीट्यूड को ऑसिलेट करने के लिए 0.2 सेकेंड, अब टाइम पीरियड बढ़ गया है तो 0.2 की जगह 0.3 सेकेंड लगेगा सेम एम्पलीट्यूड को ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। और इस तरीके के फॉर्मूले कैसे डिराइव करना है, कैसे समझना है, इसका मैंने आपको बोला ना कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है, जब यूनिफॉर्म फील्ड होगी उसमें चार्ज को फेंका जाएगा, ऑसिलेट कराया जाएगा, इसका पूरा सेक्शन जो है आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे, है ना। तो आपको लेक्चर को बहुत रिलीजियसली जो है फॉलो करना है, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज e। तो एक अपना पॉइंट चार्ज है q, इससे x डिस्टेंस पर चले, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E है, ठीक है। एन आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टू 2x फ्रॉम इट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज E, इससे x डिस्टेंस पे फील्ड E थी। An identical charge is placed at a distance 2x from it, यहां Q से, ठीक है, Q से 2x डिस्टेंस पर हमने एक आइडेंटिकल चार्ज रखा, then the magnitude of the force experiences is। तो अब बेटा चलते हैं इस सेशन के आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये अब आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके बेटा, तो क्या बोला, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू, लो x एक्सिस बना लेते हैं, इसको बोलते हैं ये x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 पे रखा है प्लस 8q, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ले लो x इक्वल्स टू l, और x इक्वल्स टू l पे रखा है माइनस 2q, ठीक है। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच द नेट फील्ड 0 हो, ठीक है। बताओ कहाँ है वो, लोकेशन क्या है। तो ये बताओ कि बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज कौन सा है, ये, और छोटा ये। तो ये तो अपन को पता है कि लोकेशन किधर होगी, लोकेशन इधर ही कहीं होनी चाहिए, छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ। और क्योंकि ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस है तो बीच में तो हो नहीं सकता, इस साइड ही होगा। तो ये है अपनी लोकेशन जहां पे फील्ड कितनी है, 0। और ये यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन क्या मान लेते बेटा, r मान लेते, जो कि l के बराबर है, और ये डिस्टेंस अपन x मान लेते हैं, ठीक। तो बोला है ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस लोकेशन बता दो। तो बेटा x निकालो, x क्या होता है, r अपॉन अंडर रूट q1 बाय q2, दोनों ऑपोजिट नेचर के तो -1 लगा दोगे, r की जगह क्या रखोगे, l रखोगे, ठीक है। अंडर रूट q1 बाय q2, बड़ा मैग्नीट्यूड 8q, बड़ा मैग्नीट्यूड 8q और छोटा मैग्नीट्यूड 2q, q से q कैंसिल, 2 4 8 -1 क्या हो गया, l अपॉन रूट 4 कितना होता है 2, l अपॉन रूट 4 2 -1, 2 -1 1, बेसिकली l, बेसिकली l। तो बेसिकली आंसर क्या आया, l l l। पर l क्या है बेटा, l क्या है, क्या l आपको x इक्वल टू 0 से पोजीशन बता रहा है क्या l x इक्वल टू 0 से पोजीशन बता रहा है, नहीं। पोजीशन कहां से मेजर करेंगे बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल, इसीलिए तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू l दिया हुआ है ना। तो x इक्वल टू 0 से पोजीशन पूछी है, तो यहां से यहां तक तो ऑलरेडी l था, और उसके बाद और l है, तो डबल l हो गया ना 2l। तो इसका फिर से ऑप्शन सी, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2l। बात आ गई समझ में। अगर आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, नोट्स फटाफट बना लेना, और मैंने कहा था जिसके सबसे अच्छे सुंदर नोट्स होंगे उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स बच्चा पार्टी, ठीक है। कीप योर चार्ज हाई, कीप योर सेल्फ चार्ज अप, बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।